दर्पण माँ बनने वाली थी। घर में सब बहुत खुश थे। इससे भी बड़ी खुशी की बात यह थी कि दर्पण की ननंद मोहिनी भी माँ बनने वाली थी। दोनों की डिलीवरी लगभग एक ही महीने में थी। दर्पण की शादी हुए 1.5 साल हुआ था और मोहिनी अपनी शादी के 5 साल के बाद माँ बनने वाली थी, जो कि बहुत खुशी की बात थी। वक्त आने पर दर्पण ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियाँ छा गईं। दर्पण की सास और दर्पण के पति आयुष्मान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर उनके खानदान का चिराग जो आया था। दर्पण की ननंद मोहिनी भी बहुत खुश थी और अपनी भाभी दर्पण से मिलने के लिए अस्पताल आई हुई थी। मोहिनी का भी गर्भावस्था का आखिरी महीना चल रहा था और कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई की संतान को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। दर्पण को ऑपरेशन के बाद कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और बच्चा अभी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए था। थोड़ी देर में नर्स ने बच्चे को लाकर दर्पण के बगल में पालने में रख दिया था। तब तक मोहिनी भी अस्पताल पहुंची और अपनी भाभी और बच्चे दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। मोहिनी की मां ने उससे बोला कि वह खुद बच्चे को जन्म देने वाली है और उसकी डिलीवरी भी किसी भी वक्त हो सकती है। उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। दर्पण ने भी बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। मोहिनी दीदी, आप जीजाजी के साथ घर चली जाइए और आराम कीजिए। जल्द ही आपकी गोद में भी आपका बच्चा खेलेगा। फिर हम दोनों खूब बातें करेंगे और हमारे बच्चे साथ साथ में खेलेंगे। मोहिनी ने बोला, हाँ दर्पण, तुम ठीक कह रही हो। मैं अब घर ही जा रही हूँ। वैसे भी मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता। बस जीजाजी आने ही वाले हैं मुझे लेकर जाने के लिए। वह ऑफिस में है ना, तो मैं सीधा घर से अस्पताल आ गई और उन्हें फ़ोन कर दिया है। तब तक डॉक्टर और नर्स आ गई और उन्होंने बोला, आप लोग बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करके इंजेक्शन लगाना है। और सब लोग बाहर चले गए। डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया और इंजेक्शन दिया। फिर नर्स और डॉक्टर भी चले गए और दर्पण भी थोड़ी देर के लिए सो गई, क्योंकि बच्चा भी गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी का पति शांतनु भी आ चुका था और मोहिनी अपने घर जा ही रही थी कि एकाएक मोहिनी को भी लेबर पेन शुरू हो गया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। आयुष्मान और मोहिनी के माँ भी वहीं पर थे। उन्होंने बोला, चलो अच्छा है, अस्पताल में ही मोहिनी को लेबर पेन शुरू हुआ, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। क्योंकि मोहिनी और शांतनु अकेले ही रहते थे। मोहिनी के सास ससुर गांव में रहते थे। दर्पण और आयुष्मान के साथ उनकी माँ यानी कि मोहिनी की माँ भी अस्पताल में ही थी, तो वह बेटी और बहू दोनों को एक साथ देख सकती थी। मोहिनी को डॉक्टर डिलीवरी के लिए लेकर गए और थोड़ी देर के बाद मोहिनी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उसने भी एक बेटे को जन्म दिया। मोहिनी का पूरा परिवार बहुत खुश था। एक ही दिन में मोहिनी की माँ बेटी और बेटे दोनों के बच्चों की दादी और नानी बन गई थी। इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती थी। आधे घंटे बाद मोहिनी के बच्चे को भी मोहिनी की बगल के पालने में लाकर डॉक्टर ने सुला दिया। सब लोग बहुत खुश थे। जब तक दर्पण दवा के नशे की वजह से सो रही थी, क्योंकि दर्पण का बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, तब तक मोहिनी के बच्चे का भी जन्म हो चुका था। दर्पण की जब नींद खुली और उसे पता चला कि मोहिनी ने भी एक बेटे को जन्म दिया है, तो वह बहुत खुश हुई कि चलो अब ननंद और भाभी दोनों के बच्चों का जन्मदिन भी एक ही साथ मनेगा। काफ़ी देर से दर्पण का बच्चा सो रहा था। दर्पण को लगा कि उसे भूख लग रही होगी। उसने आयुष्मान से कहा कि बच्चे को उठाकर उसके पास ले आए ताकि वह उसे फीड करा सके। बच्चे तो सोते ही रहते हैं, उन्हें नींद से जगाकर दूध पिलाना पड़ता है। आयुष्मान ने गोद में उठाकर बच्चा दर्पण को दे दिया। दर्पण ने बच्चे के पाँव में उंगली से हल्का हल्का सा मारा और उसे उठाने की कोशिश की, जैसा डॉक्टर ने बताया था, लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। दर्पण को बहुत हैरानी हुई। उसने बच्चे को ज़ोर से हिलाया, लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वह चिल्लाने लगी। आयुष्मान घबरा गया। तब तक आयुष्मान की माँ भी वहाँ आ गई। आयुष्मान ने बच्चे को हिला डुला कर देखा, लेकिन बच्चे की सांस नहीं चल रही थी। डॉक्टर तुरंत आए और बच्चे का चेकअप किया, लेकिन बच्चे की सांस रुक चुकी थी,
बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। एकाएक खुशियाँ गम में बदल गई। अभी कुछ घंटे पहले ही तो बच्चे ने जन्म लिया था और 5-6 घंटे में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मोहिनी को यह सब कुछ जब पता चला तो उसे समझ में नहीं आया कि वह अपने बेटे के होने की खुशियाँ मनाए या अपने भाई के बच्चे के चले जाने का दुख। यह सब क्या हो गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, अब कोई क्या कर सकता है। नवजात शिशुओं के साथ ऐसे हादसे कभी कभी हो जाते हैं। 4-5 दिनों में दर्पण और मोहिनी दोनों अस्पताल से अपने अपने घर चली गई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मोहिनी अपने बेटे के साथ घर गई थी और दर्पण सूनी गोद लेकर घर आई थी। खैर, कोई क्या कर सकता था। शायद तकदीर को यही मंजूर था। वक्त हर जख्म को भर देता है और इस जख्म को भी वक्त ने भर दिया था। समय बीतने के साथ दर्पण और आयुष्मान एक बेटा और एक बेटी के माँ बाप बन चुके थे और बहुत खुश थे। अपने उस गम को वह काफ़ी हद तक भूल चुके थे जो उन्हें कुछ वक्त पहले अपनी पहली संतान खोने के रूप में मिला था। उधर मोहिनी और शांतनु भी एक बेटे के माँ बाप बन चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और मोहिनी और शांतनु का बेटा पारस 20 वर्ष का हो चुका था। दर्पण और आयुष्मान के बच्चे भी 18 और 19 वर्ष के हो चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एकाएक एक दिन बहुत दुखद खबर आई। मोहिनी और शांतनु के बेटे पारस का रोड पर एक्सीडेंट हो गया और उसका बहुत खून बह गया। पारस अस्पताल में भर्ती था। जैसे ही दर्पण और आयुष्मान को यह सब कुछ पता चला, वह लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। पारस का बहुत खून बह चुका था और उसे तुरंत खून चढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब पारस का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो पता चला पारस का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है और ब्लड बैंक में वह ब्लड ग्रुप नहीं था। डॉक्टर ने शहर के दूसरे ब्लड बैंक में भी पता करवाया, लेकिन वह ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड बैंक में नहीं था। पारस के ब्लड ग्रुप से मोहिनी, शांतनु, दर्पण, आयुष्मान किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। तब तक पारस की नानी माँ भी अस्पताल आ चुकी थी, पर उनका ब्लड ग्रुप भी पारस से मैच नहीं कर रहा था। और भी कई जानने वालों ने कोशिश की, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने मोहिनी और शांतनु से बोल दिया कि जल्दी से जल्दी ब्लड का इंतज़ाम करें, नहीं तो पारस की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। यह सुनकर एकाएक मोहिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और दर्पण से बोलने लगी, दर्पण, तुम अपने दोनों बच्चों को जल्दी से लेकर आओ। उन दोनों का ब्लड ग्रुप पारस से ज़रूर मैच करेगा। तुम उन लोगों को लेकर आओ। दर्पण ने बोला, दीदी शांत हो जाओ, आप कैसी बातें कर रही हो। अगर उनका ब्लड ग्रुप पारस से मैच करेगा तो हम तुरंत उन्हें लेकर आएंगे, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप पारस से ज़रूर मैच करेगा। मोहिनी ने बोला, दर्पण, समय बर्बाद मत करो। कहाँ हैं तुम्हारे दोनों बच्चे? जल्दी उन्हें यहाँ लेकर आओ। दर्पण ने बोला, बच्चे तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज के हॉस्टल में हैं। आप चिंता मत करो, मैं अभी आयुष्मान को भेजती हूँ बच्चों को लेकर आने के लिए। आयुष्मान जल्दी से गया और अपने दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आया। बच्चों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया और सच में दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप पारस के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा था और मोहिनी की जान में जान आई। दोनों बच्चों ने अपना अपना खून पारस को दिया और पारस की जान बच गई। अब सब ने राहत की सांस ली, लेकिन दर्पण और आयुष्मान के मन में यह बात बार बार हथौड़ा मार रही थी कि मोहिनी ने इतने दावे के साथ कैसे कहा था कि मेरे दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप पारस के साथ ज़रूर मैच कर जाएगा। आखिर क्या बात है। खैर, वह वक्त नहीं था कि मोहिनी से कोई सवाल जवाब किया जाए। 2-4 दिन में जब पारस थोड़ा स्वस्थ हो गया और ख़तरे से बाहर था, साथ ही डॉक्टर ने उसे जल्दी डिस्चार्ज करने की बात कह दी, तब दर्पण और आयुष्मान ने मोहिनी और शांतनु से इस बारे में बात करने की सोची। दर्पण ने सीधा सीधा मोहिनी से बोला, मोहिनी दीदी, एक बात बताइए, आपने कैसे इतनी दृढ़ता से यह बात कह दी कि मेरे दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप पारस से ज़रूर मैच करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है जब पारस का इतना रेयर ब्लड ग्रुप था जो कि किसी से भी मैच नहीं कर रहा था, ना अपने माँ बाप से, ना नानी से, ना मामा से। मैं तो चलो दूसरे ख़ानदान से हूँ, तो फिर आपने यह दावा कैसे कर दिया कि मेरे बच्चों का ब्लड ग्रुप
उससे ज़रूर मैच करेगा। साफ साफ बताइए क्या बात है, क्योंकि यह बात अभी तक मेरे दिमाग में खटक रही है। क्योंकि आपका यह दावा पूरी तरह से सही साबित हुआ है। मेरे दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप पारस से मैच कर रहा है, जो कि इतना रेयर ब्लड ग्रुप है। आयुष्मान ने भी शांतनु से बोला, देखिए शांतनु जी, क्या बात है, आप लोग साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मोहिनी की माँ भी इस बात से थोड़ा हैरान थी कि मोहिनी इतने दावे के साथ कैसे बोल सकती थी कि आयुष्मान और दर्पण के दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप पारस के साथ ज़रूर मैच करेगा। मोहिनी और शांतनु को लगा अब सारी सच्चाई दर्पण और आयुष्मान और अपनी माँ को बता ही देनी चाहिए, क्योंकि अब झूठ बोलना संभव नहीं था। मोहिनी ने बोला, माँ, मेरी शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। मैंने अपना पूरा चेकअप करा लिया था और हमें पता चल चुका था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए था, मेरा अपना बच्चा। मैं नहीं चाहती थी कि कोई यह कहे कि मैंने किसी बच्चे को गोद लिया है। मैं दुनिया के सामने यह दिखाना चाहती थी कि मेरी गोद में मेरा खुद का पैदा किया हुआ बच्चा है। शांतनु ने आगे बोला, माँ, इसके लिए हमने दिमाग लगाया। दर्पण भाभी शादी के कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई थी। इतनी आसानी से दर्पण भाभी गर्भवती हो गई थी तो हमें लगा कि उन्हें तो गर्भाधारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वह और भी बच्चे आसानी से पैदा कर लेंगी। लेकिन हमारे साथ समस्या है, इसलिए हमने इस वक्त एक प्लान बनाया कि हम दर्पण भाभी और आयुष्मान भाई के बच्चे को चुरा लेंगे और उसे अपना बच्चा साबित कर देंगे। जैसे ही दर्पण भाभी के गर्भवती होने की सूचना हमें मिली थी, मोहिनी ने भी गर्भवती होने का ड्रामा शुरू कर दिया और मोहिनी के भी डिलीवरी का वक्त हमने वही दिखाया जो दर्पण भाभी के डिलीवरी का वक्त था। क्योंकि यह हमारे प्लान का हिस्सा था, तभी तो हम बच्चे की हेरा फेरी करते। जिस दिन दर्पण भाभी ने बेटे को जन्म दिया था, मोहिनी ने मुझे तुरंत ही फ़ोन करके बताया था कि लड़का हुआ है और मैंने पहले से ही सारे इंतज़ाम कर रखे थे। मैंने एक सरकारी अस्पताल से उसी दिन पैदा हुए बच्चों में से किसी एक मृत बच्चे को, जो कि लड़का हो, खरीद लिया। यह सारा इंतज़ाम सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय ने किया था। उसने मुझसे पैसे लिए थे और कैसे यह सारा कुछ इंतज़ाम किया मुझे नहीं पता, पर मुझे उसी दिन पैदा हुए एक मृत लड़के का शरीर उसने सौंप दिया था। मोहिनी पहले से ही अस्पताल पहुंच चुकी थी और मैं उसके बाद अस्पताल आया था और अपने बैग में उस मृत बच्चे की बॉडी भर कर लाया था। तुरंत पैदा हुए सारे बच्चे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और उनमें फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी उम्र मात्र कुछ घंटों की होती है। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पहले ही मुझसे मिले हुए थे और उन्होंने सारा इंतज़ाम कर रखा था। उस दिन जब नर्स और डॉक्टर दर्पण भाभी को इंजेक्शन देने के लिए और चेकअप करने के लिए आए, उनकी दवाइयों की ट्रॉली के नीचे वाले साइड पर्दे के पीछे उस बच्चे की बॉडी पड़ी थी जो मैं लेकर आया था। जब हम सब बाहर गए, उन्होंने चुपचाप दर्पण भाभी के बच्चे को ट्रॉली में रखा और उस बच्चे को दर्पण भाभी के पालने में रख दिया। दर्पण भाभी गहरे नींद में सो रही थी और यह सब कुछ किसी ने नहीं देखा। सबको लगा कि बच्चा भी सो रहा है। इसी बीच मोहिनी ने लेबर पेन का ड्रामा शुरू किया और डॉक्टर और नर्स तो पहले से मिले हुए थे ही। वह मोहिनी की डिलीवरी करने के लिए उसे ले गए। वहाँ 1 घंटे का वक्त बिताया गया और फिर दर्पण भाभी और आयुष्मान के बच्चे को मोहिनी का बच्चा बनाकर उसकी गोद में दे दिया गया और सब बहुत खुश हुए कि मोहिनी ने भी एक बेटे को जन्म दिया है। कोई समझ ही नहीं पाया कि यह वही बच्चा है जिसे थोड़ी देर पहले दर्पण भाभी ने जन्म दिया था। उधर थोड़ी देर के बाद जब दर्पण भाभी का बच्चा नहीं जागा तो दर्पण भाभी चिल्लाने लगी और बच्चा मृत मिला। लेकिन क्योंकि बच्चा लगातार उनके पास ही था तो किसी को कोई शक नहीं हुआ कि यहाँ कोई हेरा फेरी की गई है और बहुत आसानी से दर्पण और आयुष्मान के बच्चे को हमने अपना बच्चा बना लिया। हमने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मजबूर होकर किया है। हम मजबूर थे क्योंकि हम संतान पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें पता था आयुष्मान और दर्पण भाभी और भी संतान पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर
या अपराध किया था, लेकिन आज भगवान का न्याय देखो, हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमने खुद ही अपने मुंह से सारी सच्चाई आप लोगों को बता दी। मोहिनी ने आगे बोला, दर्पण भाभी, मुझे पता था कि आपके दोनों बच्चे पारस के सगे भाई बहन हैं और तीनों सगे भाई बहन हैं, तो इनका ब्लड ग्रुप ज़रूर मैच करेगा। पारस की जान खतरे में थी, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे पारस की जान बचाने के लिए आपसे बोल दिया कि आपके दोनों बच्चों का ब्लड ग्रुप पारस के साथ ज़रूर मैच कर जाएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा पारस ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं आपकी गुनहगार हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। यह सब कुछ सुनकर दर्पण, आयुष्मान और उनकी माँ हैरान थे। दर्पण तो गश खाकर बेहोश हो गई थी। मोहिनी की माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा लगाया और बोला, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? अपने भाई के बच्चे को ही चुरा लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि तू कौन सा पाप कर रही है। मोहिनी और शांतनु चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आयुष्मान बहुत गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह वार्ड बॉय, डॉक्टर, नर्स और तुम दोनों सब जेल जाओगे। बाहर यह सारी बातें हो रही थी और अंदर पारस होश में आ चुका था और आयुष्मान और दर्पण के दोनों बच्चों के साथ बातें कर रहा था, जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तब तक दर्पण भी होश में आ चुकी थी। सब लोग सोच रहे थे कि हम तीनों बच्चों को यह सच्चाई कैसे बताएंगे। मोहिनी और शांतनु हाथ जोड़कर खड़े थे। मोहिनी बोल रही थी, पाप तो मैंने किया है, अब जो तुम लोगों को ठीक लगे करो। थोड़ी देर में पारस को व्हीलचेयर पर बैठाकर डॉक्टर बाहर ले आए और बोले, आप इसे घर ले जा सकते हैं, हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। पारस सीधा अपनी मम्मी से चिपक गया और बोला, मम्मी जल्दी से घर चलो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो आप लोगों के साथ घर पर रहना और मस्ती करना ही अच्छा लगता है। आप लोगों के बिना रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। पारस अपने माँ बाप से बिल्कुल चिपका हुआ था। मोहिनी और शांतनु भी पारस से बिल्कुल चिपके हुए थे, बिल्कुल एक सगे माँ बाप और बच्चे की तरह। आयुष्मान, दर्पण और उनकी माँ यह सब कुछ देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि गुनाह तो शांतनु और दर्पण ने किया है, लेकिन अपने दिल और ममता के हाथों मजबूर होकर माँ बाप बनने की चाहत में उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने कोई भी कदम उठाया तो इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दो परिवार बिखर जाएंगे। पारस उन्हें कभी अपना माँ बाप स्वीकार नहीं करेगा, उनके बच्चे कभी पारस को अपना सगा बड़ा भाई स्वीकार नहीं करेंगे। पारस कभी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि शांतनु और मोहिनी जेल चले जाएं। माँ भी कभी अपने जीते जी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उनके बेटे दामाद उनके ही बेटे बहू के बच्चे को चुराने के इल्ज़ाम में जेल की सलाखों के पीछे है। आयुष्मान ने बच्चों से बोला, बच्चों तुम लोग पारस भाई को लेकर गाड़ी में बैठाओ, हम अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करके आते हैं। आयुष्मान ने शांतनु और मोहिनी से बोला, जो होना था हो गया, जख्म तो बहुत गहरा है, इतनी जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन अगर हमने कोई कदम उठाया तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ शायद यह जख्म भर जाए। बस खुशी इस बात की है कि हमारा पारस तुम लोगों के साथ बहुत खुश है और तुम लोगों ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग तुम लोगों को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन कभी वक्त के साथ अगर यह जख्म भर गया तो शायद हमारे रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हमारे पारस का ख्याल रखना। वैसे यह कोई कहने की बात नहीं है, हमें पता है तुम उसका ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम लोगों ने उसे अपनी औलाद बनाकर ही अपनाया है और आज जब उसकी जान पर बन आई थी तो तुमने एक मिनट नहीं लगाया सच्चाई बताने में। तुम चाहती तो चुप रह सकती थी और सच्चाई कभी नहीं खुलती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम लोग पारस के माता पिता हो और हमेशा उसका भला ही चाहोगे और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मोहिनी और शांतनु
हाथ जोड़कर खड़े थे। दर्पण आंखों में आंसू लिए उनकी ओर देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और आयुष्मान उसे पकड़कर घर की तरफ लेकर जा रहा था, इस सुकून के साथ कि उन्होंने अपनी पहली संतान नहीं खोई थी, बल्कि वह आज भी जीवित है। मोहिनी की माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले, और उन्होंने समय पर ही सारा फैसला छोड़ दिया था और मोहिनी के सिर पर हाथ रखकर अपने घर की तरफ जाने लगी।